सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस ऑनलाइन क्लासेस गोरखपुर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपने इस YouTube लेक्चर के तहत मैं आपको तमाम जीएस के प्री कम मेंस की तैयारी के तहत मैं उन तमाम टॉपिक्स को टच करता हूं जो आपके लिए एक गहन अध्ययन प्रदान करता है। साथ ही साथ उन टॉपिक्स को भी टच करता हूं जिसका आपके पास मटेरियल्स कम होता है या जो आपको समझने में परेशानी होती है, या कुछ ऐसे भी टॉपिक्स को हम टच करते हैं जो आपके लिए एग्जामिनेशन में, चाहे वो प्री के दृष्टिकोण से हो चाहे सिविल सर्विसेज मेन के दृष्टिकोण हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसको कई बार विद्रोह भी कहा जाता है, मैंने ये देखा है। बहुत लोग इसको 1857 का विद्रोह, जनरली सबसे चर्चित जो इसका नाम है वो 1857 के विद्रोह के रूप में ही मैंने देखा है। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को विद्रोह के रूप में कहा जाता है। बहुत दुर्भाग्य है भाई। विद्रोह तो किसी लीगल सत्ता के विरुद्ध होता है, किसी वैध सत्ता के विरुद्ध होता है। अब छल, कपट, धूर्तता, मक्कारी, लूट खसोट और अन्याय पर आधारित सरकार के विरुद्ध अगर तलवार उठाया जाता है, विद्रोह कैसे कहा जाए? कौन दुनिया का ऐसा विद्वान है जो ये परिभाषा दे? अरे उसको तो मुक्ति आंदोलन ही कहा जाएगा। किसी दुष्ट के चंगुल से मुक्त होना मुक्ति आंदोलन तो होता है। यही कारण है कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर ने पहली बार इसके लिए भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शब्द का प्रयोग किया और किताब भी लिखी। देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों के इस काल में कोई इसको कहने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह, दुर्भाग्य है इस देश का कि हमें अपने रणबांकुरों के वीरता का बखान करने के लिए अंग्रेजों से इजाजत लेना पड़ेगा। और आश्चर्य की बात यह है कि आजादी के इतने सालों बाद भी हम लकीर के फकीर बने हुए हैं। और आश्चर्य तब होता है जब भारत के सबसे महानतम स्वतंत्रता सेनानी यानी क्रांतिकारियों को आतंकवादी आंदोलन कहा जाता। बताइए, शर्म आना चाहिए उन लेखकों को, शर्म आना चाहिए उन टीचरों को जो उन क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी आतंकवाद शब्द का प्रयोग करते हैं। आश्चर्य का बात है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपके दिमाग में एक वैचारिक क्रांति पैदा हो, केवल लकीर का फकीर न बने, सही चीजों को सोचें। क्योंकि सिविल सेवा, चाहे सिविल सेवा की परीक्षा हो, चाहे परीक्षा पास करने के बाद अगर आप सिविल सेवक बने, वैसे सिविल सेवक शब्द भी अभिजात्य है, इसीलिए आईसीएस शब्द हटाकर आईएएस कर दिया था भारत के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्योंकि इससे जो है वो उपनिवेशी विरासत सब परिचायक था ये आईसीएस सब।
इसीलिए मैं आपको बताता हूं, आप अधिकारी बने, निश्चय बनेंगे, लेकिन इस देश को अधिकारी नहीं चाहिए, अच्छे अधिकारी चाहिए। और अपने इस वैचारिक क्रांति आंदोलन के तहत मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपको अच्छे अधिकारी बनने के सारे गुण आपको प्रदान किए जाए। तो सबसे पहले हम लोग जानने चल रहे हैं 1857 का संग्राम क्या था, कैसे हुआ, कारण क्या था। देखिए, एक मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं और हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे दुनिया में कोई विद्रोह हो, चाहे दुनिया में कोई आंदोलन हो, सबके पीछे, सब कारणों में बस एक कारण होता है, वो है असंतोष। असंतोष और असमानता। आप दुनिया का कोई आंदोलन उठा लीजिए, जड़ में आपको यही दिखेगा। अब वो असंतोष चाहे राजनीतिक हो, वो असंतोष चाहे आर्थिक हो। अगर कम्युनिस्ट किसी आंदोलन को बताएंगे तो आर्थिक असंतोष बताएंगे। अगर कोई रिलीजियस पर्सन किसी असंतोष का वर्णन करेगा तो धार्मिक असंतोष की बात करेगा। अगर कोई राजनीतिक विद्रोह करेगा तो राजनीतिक असंतोष की बात करेगा। है तो असंतोष ना भाई। हां, ऐसा भी हो सकता है कि उस असंतोष के कई कारण हो, सामाजिक भी हो, आर्थिक भी हो, राजनीतिक भी हो, सैनिक। यही तो है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसमें असंतोष के कई कारण थे। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1857 के पूर्व संध्या पर, जिस दिन ये शुरू हुआ, पूरा भारत क्रांति के बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। क्रांति बोल रहा हूं, भारत को मैं बारूद के ढेर पर क्यों बैठाऊंगा? ये तो कल्पना भी नहीं कर सकता। पूरा भारत क्रांति के बारूद पर बैठा हुआ था। चिंगारी लगाना था, बस चिंगारी की जरूरत थी। लेकिन पहले देख तो लिया जाए क्रांति का बारूद तैयार कैसे हुआ था। उसके पीछे था असंतोष, और चाहे वो राजनीतिक असंतोष हो, सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सैनिक हो। और इतने असंतोष के बाद बस चिंगारी लग गया और पूरा देश फिरंगियों के खिलाफ, फिरंगी बोलिए, फिरकानी, इन फिरंगियों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। लेकिन सारा जब मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं अपने इस लेक्चर में, तो मेरा जिह्वा रुक जा रहा है, क्योंकि अगर सारे लोग भाग ले लेते कहानी दूसरी होती। बहुत लोग, अच्छा, मेरे देश के बहुत दुखी लोग ये भी कहते हैं, अरे यार क्या बात करते हो, 57 में अगर देश आजाद हो जाता तो हमारे पास कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं था, हमारे पास कोई ऐसा राजनीतिक नेतृत्व नहीं था जो देश को आगे ले जा पाता। बताइए, इतना ज्यादा राजनीतिक नेतृत्व तो 1947 में था, तब वो देश बट गया। नेता केवल पैदा नहीं होते, नेता बनाए भी जाते हैं। अच्छे लोग आगे आते हैं, नेता बनते हैं। ऐसा नहीं है कि नेता जो है हमेशा मां के पेट से आता है। बहुत लोगों को परिस्थितियां नेता बना देती, ऐसा नहीं है। अगर उस समय प्रयास किया जाता तो ऐसा नहीं होता। फिलहाल 57 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मूल्यांकन इसी आधार पर नहीं होना चाहिए परिणाम की डर जाए हम, हो जाता देश आजाद तो क्या होता। ये सब बेकार की बात है। क्या होता है इतिहास के बाहर का प्रश्न है, जो होता है उस समय देखा जाता। ठीक है, तो विद्रोह के पहले राजनीतिक कारण देख लिया जाए। क्या हो सकता था राजनीतिक कारण? देखिए, राजनीतिक कारण सामंतवाद का युग था। छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे रियासत, छोटे छोटे जमींदार, छोटे छोटे जागीरदार पूरे देश को चला रहे थे। सामंतवाद था।
और इन सामंतों, इन जागीरों, इन जमींदारों दारों और इन रियासत के राजाओं का इस असंतोष का एक का कारण था कि इनका जागीर है, इनके पास है या नहीं। नहीं है तो संतोष में आ गए, है तो संतोष में आ गए। संतुष्टि और असंतुष्टि का आधार इनका जागीर था। मैं तो बहुत सारे स्वतंत्रता 1857 के लोगों के बारे में जानता हूं कि जिनकी जागीरें अगर दे दी जाती तो शायद वो 57 के संग्राम में अंग्रेजों का भी साथ दे देती। यहां से मैं इस मंच से नाम नहीं लूंगा, ठीक है, ऐसे भी बहुत लोग थे। तो इस राजनीतिक में सबसे बड़ा जो कारण है वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी व्यपगत सिद्धांत। किसका था? डलहौजी का। डलहौजी ने गोद लगाने पर रोक लगा दिया और तमाम राजा महाराजा जिनके कोई वंशज नहीं पैदा हुए, भाई राजा महाराजा ज्यादातर अय्याश थे, सैकड़ों से संबंध बनाते थे, नपुंसक हो जाते थे। और जब नपुंसक हो जाते थे तो कोनो औलादे नहीं पैदा कर पाते थे जो वैध हो, जो राज चलावे। डलहौजी जान रहा था कि सब विलासी हैं, सब अय्याश हैं, बच्चे पैदा कर ही नहीं पाएंगे, गोद लेने पे रोक लगा दो, अपने आप उसका राज हमको मिल जाएगा। कितना, अब सोच लीजिए, अगर गोद निषेध कानून लाया गया तो एक प्रकार से भारतीय नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया इसने कि खूब अय्यासी करो, नपुंसक तो वैसे हो जाओगे। राजा स्वच्छंद थे, विलासी थे, सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर यही थे। अगर कोई सही, देखिए जब बातें होती तो आप ये नहीं कह सकते कि 100%। इस दुनिया में कुछ भी 100% नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर तो होता ही है ना भाई। 100% कौन हो सकता? परफेक्ट कोई है ये नहीं है। तो लेक्चर का मतलब तो सब राजा विलासी, कुछ उसमें रहे होंगे अच्छे, लेकिन ज्यादातर वही थे। लेकिन उसने हड़प नीति लगा दिया और हड़प नीति लगाकर सतारा, जैतपुर, संबल, बागाट सारे राज्यों को डलहौजी ने मिला लिया। डलहौजी का कहना था कोई भी ऐसा राज्य ना हो जो ब्रिटिश स्वतंत्रता, ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर हो। इसी नीति पे वो काम कर रहा था। इसके पहले लॉर्ड वेलेजली था, उसने सब्सिडरी पॉलिसी ला दिया, यानी सहायक संधि। सहायक संधि के तहत उसने रेजिडेंट बैठा दिया हर राज्यों में, और राजा क्या मालिक होता, ज्यादा मालिक रेजिडेंट हो गया और पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लिया। यह भी कह दिया गया कि बहादुर शाह जफर द्वितीय के बाद लाल किला मुगलों को खाली करना पड़ेगा। बहुत सारे जमींदारों, जागीरदारों की जायदाद छीन ली गई, सब कंगाल हो गए। कहां वो पैसा में खेल रहे थे, कहां अन्न के लिए परेशान हो गए। जागीरदारों, जमींदारों, रियासतदारों, राजाओं, शासकों, निजामों भयानक असंतोष पैदा हो गया कि अब इस मरकट सत्ता को बाहर, भारत से बाहर करना है। चिंगारी तैयार हो गई राजनीतिक। आर्थिक चिंगारी भी भारत में चल रही थी। आर्थिक कारण देख लिया जाए, ड्रेन ऑफ वेल्थ। अंग्रेजों का काम था कि भारत का संसाधन, जॉन सुलीवान का कथन था कि हमारी नीति यही होनी चाहिए कि गंगा नदी के किनारे हमारी प्रणाली स्पंज की तरह होनी चाहिए। गंगा नदी से सारे अच्छी चीजें सोख ले और टेम्स नदी के किनारे जाके निचोड़ दे। यही हमारी प्रणाली होनी चाहिए। इसी को कहा गया ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन के निष्कासन का सिद्धांत। दुनिया के सबसे अमीर देश को सबसे ज्यादा गरीब बना दिया।
दुनिया के सबसे अमीर देश को, सबसे अमीर भारत था, भारत से ज़्यादा अमीर कोई थोड़ा था। प्राचीन और मध्यकाल में दुनिया का सबसे अमीर देश भारत था, पूरे दुनिया का आर्थिक महाशक्ति था। अच्छा, अगर कुछ बचा तो औद्योगिक क्रांति के तहत ब्रिटेन में जो सस्ते माल बनते थे मशीनों द्वारा, उसको भारत में लाके फ्री घुमा दिया गया। ट्रेन के माध्यम से उन जगह सामान पहुंचाए गए जहां कभी पहुंचना कल्पना के बाहर था। भारत का बाजार ब्रिटेन के मशीनों से बने सस्ते मालों से भर-पट गया और यहां का जो सबसे बड़ा जीवनदायी उद्योग था, हथकरघा उद्योग, बर्बाद हो गया। वेंटिक कहता था कि बुनकरों की हड्डियां से भारत के मैदान विरंजित हो रहे हैं। चारों ओर लोग बुनकरों की हड्डियां ही दिख रही हैं। ये नहीं बताया कि इसके कारण हम हैं, खाली यही बता रहा था कि हड्डियां विरंजित कर रही हैं। इससे किसानों को तमाम कर लगाए गए, बड़े बड़े कर लगाए गए और कर नहीं दे पा रहे थे, उनका जमीन जायजा हड़प लिया गया। तमाम आर्थिक कारण थे। एक जमींदार के अंदर 50 एजेंट होते थे और 50 एजेंट अपना कमीशन काट के तब जमींदार को देते थे। और उन 50 का भार किस पर आ रहा है? किसान पर आ रहा। बताइए बेचारा क्या करेगा, क्या पैदा करेगा, कितना पैदा करेगा? चाहे स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे रैयतवाड़ी हो, चाहे बहालवाड़ी हो, सबके पीछे यही कहानी है। कुटीर और लघु उद्योग जो भारत के लिए व्यवसाय नहीं था, बल्कि भारत के जनता के जीवन निर्वाह का एक साधन था, उसको अंग्रेजों ने तोड़ दिया सस्ता माल ला के ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति से। चींटी को हाथी से आप कैसे लड़ा पाएंगे? इस प्रकार से आर्थिक संतोष पैदा हो गया। धार्मिक असंतोष भी बड़ी भयानक पैदा हो रहा था। तमाम कानून लाए गए। 1813 में ईसाई पादरियों का भारत में आगमन हो गया। ईसाई धर्म का खुलेआम प्रचार होने लगा। इसके अलावा 1850 में एक कानून लाया गया जिसके तहत अगर कोई लड़का ईसाई धर्म अपना लेता है तो माता पिता के पैतृक जायदाद से वो मुक्त नहीं होगा, उसको मिलेगा। ये भी एक बहुत बड़ा बवाल था, लोगों को आकर्षित कर रहा था कि भाई ईसाई धर्म अपनाओ। तमाम सुधार, चाहे विधवा विवाह हो, चाहे सती निषेध हो, ये तमाम सुधार भी धार्मिक जो कट्टरवादी थे उनको बुरा लग रहा था कि अंग्रेज काहे कर रहे हैं सब काम, हम लोग भले सुधार करेंगे, तुम काहे करो, तुम कौन हो हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने वाले। ये सब पैदा हो ही रहा था। सामाजिक कारण, सामाजिक रूप से जो रेशियल भेदभाव हो रहा था कि तुम काले हो हम गोरे हैं, और ब्रिटिश के लोगों द्वारा जो होटल्स चलाए जाते थे उनके बाहर इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड लिखा रहता था। भारतीयों और कुत्तों का आगमन मना है, यानी भारतीयों को कुत्तों की श्रेणी में रखा गया था। इसने भारतीयों को सोचने में मजबूर कर दिया कि जब तक अंग्रेज रहेंगे तब तक तो हम दोयम दर्जे के मनुष्य होंगे। चिंगारी तैयार थी, क्रांति की चिंगारी तैयार थी, नहीं क्रांति की बारूद तैयार थी, चिंगारी लगाना था। और चिंगारी क्या बना? तत्कालिक कारण। अंग्रेज जो ब्रास बाउंड राइफल चलाते थे उसके जगह एक नया राइफल लाए, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगता था वो कारतूस चर्बी के अंदर रहता था, और उस कारतूस को भरने के लिए बंदूक में दांत से उस चर्बी को निकालना था और तब उसको बंदूक में भरना था। अंग्रेजों ने यहां गंदा खेल खेला। भारतीयों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए, ईसाईयत के प्रचार के लिए गाय और सूअर का चर्बी लगा दिया।
यही क्या किया, बारूद में चिंगारी का काम किया। मंगल पांडे उठ खड़े हुए मार्च, और उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को गोली मार दिया। कैसे? चर्बी वाला कारतूस आप हम लोग को दे रहे हो। भारतीय 1857 के संग्राम का प्रारंभन करने वाले यही थे मंगल पांडे। जैसे ही, हालांकि ये बात डमडम से शुरू हुई, लेकिन बैरकपुर छावनी तक जैसे ही पहुंची और मंगल पांडे जैसे ही जाने वैसे उन्होंने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों की हत्या करके विद्रोह का उन्होंने बिगुल फूंका। लेकिन बाद में मंगल पांडे को पकड़ लिया गया, फांसी दे दिया गया। अंग्रेजों को लगा बस करो भाई, बात दब गई। महामूर्ख अंग्रेज ये नहीं जान पाए कि बात दबने वाली कहां, बात तो यहीं शुरू हो रही है। मेरठ के रट बांकुड़े सैनिक 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया इसी बात को लेकर। अंग्रेजों को लगा बस खत्म हो गया बात, नहीं। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सारे अधिकारियों को मार दिया और जेल से अपने सारे सैनिकों को छुड़ा लिया। और 11 मई को पहुंच गए मृत्यु का इंतजार कर रहे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। 11 मई सुबह जब पहुंचे तो अभी दिल्ली जाग रही थी। लोगों लगा कि सैनिकों का एक दल ही कहां से आ गया और सारे अंग्रेज के मानकों को, अंग्रेज के जितने चिन्ह है सब गिरा रही है। पहुंच गए बहादुर शाह जफर तो देख के हक्का बक्का रह गए। अब बहादुर शाह जफर ही नहीं समझ पा रहे थे कि हम इन हो कि आउट हो। उनका असमंजस देखिए। कई बार उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंट के पास आगरा बार बार फोन किया। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि क्या करें। जब रेजिडेंट से सही जवाब नहीं मिला तो उन्होंने सोचा भाई जीवन का अंतिम चरण है, खेल जाओ। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम लोग का साथ देंगे और भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया बहादुर शाह जफर को और शुरू हो गया 57 का संग्राम। लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी, जगदीशपुर ये विद्रोह के जीवंत केंद्र बने। जीवंत केंद्र का मतलब अंग्रेज बार बार यहां हारे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में तात्या टोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, जगदीशपुर में महानायक कुंवर सिंह, जो काफी उम्र के थे लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों के विरुद्ध आरा के जागीरदार थे। जगदीशपुर के अंदर आरा, बिहार आरा। लेकिन भारत जान ही रहे कि भाई, मैंने आपको बताया कि भाई महानों का देश तो है लेकिन गद्दार भी बहुत पैदा हुए। भारत के जो रियासतदार राजा थे उनको लगा कि अंग्रेजों का साथ देने में भलाई है। चाहे वो सिंधिया हो, चाहे वो होलकर हो, चाहे वो हैदराबाद का निजाम हो, चाहे बड़ौदा के गाय, सब लोगों ने मिलकर अगर एक मेवाड़ को छोड़ दिया जाए, भाई मेवाड़ तो भारतीय, अगर एग्जाम में आ जाए किस रियासत के साथ, मेवाड़ ने नहीं दिया, बाकी लगभग सारी रियासतों ने साथ दिया। अरे कहने ने तो कही दिया कि अगर सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाते तो हमें कले बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ता। यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में गद्दारी के सबसे बड़े प्रतीक बनकर जो उभरे वो सिंधिया थे। और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली का छत्र गिरा और इसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे
पूरे भारत पर फिर से कब्जा कर लिया। भारत के युद्धवीर हर जगह लड़े, कई जगह उन अंग्रेजों को उन्होंने बार बार परास्त किया। लखनऊ में तो एक एक सिर के बदले अंग्रेज जेम्स आउटरम के उसमें बहुत सारा रुपया देने तैयार थे। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को अगर हमारे ये रणबांकुरे बार बार परास्त कर रहे थे, साधारण नहीं था, असाधारण था। लेकिन गद्दारों की उपस्थिति के कारण अंग्रेज एक बार फिर भारी पड़ गए। इन गद्दार शासकों की सेनाओं ने बड़ी संख्या में अंग्रेजों का साथ दिया और डूबते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के लिए तिनके का सहारा बना। एक एक करके सारे विद्रोह के केंद्र ध्वस्त कर दिए गए, दबा दिए गए। नाना साहब बेगम हजरत नेपाल भाग गए। 1859 में जब तात्या टोपे को पकड़ा गया, वही माना जाता है 57 का संग्राम समाप्त हो गया। 57 के संग्राम को समाप्त होने में बहुत सारे लोग कारण बताए हैं। मेरे दिमाग में बस एक ही कारण आता है, वो है भारत के रियासती राजाओं द्वारा किया जाने वाला देशद्रोह। इसके अलावा मैं और बहुत सारे कारण हैं। उसमें कारण क्या है? एक कोई सर्वमान्य नेता नहीं मिला, हमारे बंदूक कमजोर थे, या हमारे पास संगठन का अभाव था, हमारे पास सेना प्रशिक्षित नहीं था, हमारे पास संचार साधन। अरे ये सब तो किताबी ज्ञान है। कहने तो नहीं कहा कि हमारा बंदूक बड़ा अच्छा था, बंदूक अच्छा था तो बार बार काहे हार गए। कहने तो ये नहीं कह रहा था कि हमारे यहाँ संगठन का बड़ा वो था, संगठन का अगर बहुत ज्यादा उनका संगठित था तो काहे नहीं जान पाया कि चिंगारी भभक रही है। बताइए, काहे कह दिया कि अगर सिंधिया शामिल हो जाएं तो कल हम बोरिया बिस्तरा बांध लेंगे। वो जान रहा था कि जब तक भारत में गद्दार हैं तब तक हम बार बार शासन करेंगे, बार बार जीतेंगे। सब कारणों को आप सहायक सब्सिडरी काज मान सकते हैं, बट मेन काज, बहुत बड़ा कारण यही था। और मैं आपको बार बार ये बताता हूं कि अगर भारत पे विदेशी विजित हुए, बार बार भारत को अगर जीते विदेशी, तो आज आप जान लीजिए सबसे बड़ा कारण था एकता का अभाव। अगर अच्छा इसको ऐसे मत समझिए, ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये रियासतदार राजा जो भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर शासन कर रहे थे, अगर वो 1857 के सेनानियों का साथ देते तब क्या होता? ऐसे नहीं इतिहास लिख लो भाई, काहे एक तरफ इतिहास लिख रहे हो। अगर इधर आ जाते तब क्या होता? भारत का शिक्षित वर्ग, जिसको अपने लेखों के माध्यम से लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, वो किनारे रहा। यह सबसे बड़ी कमी थी कि शिक्षित वर्ग ने साथ नहीं दिया। विद्रोह समाप्त हो गया। भयानक रूप से अंग्रेजों ने मृत्यु का तांडव खेला। गांव के गांव, शहर के शहर, बस्ती के बस्ती, महीनों तक लाश लटकते रहे। गांव का एक व्यक्ति शामिल था, पूरा गांव को ही फांसी दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। शायद मानवता भी शर्मसार हो गई अंग्रेजों के इस दमन से। दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल। सत्तावन का संग्राम खत्म हो गया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। और 57 के संग्राम के बाद 1858 का अधिनियम आया और उसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया गया और जो यहाँ का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय बना दिया गया।
सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई, विस्तारवादी नीति अंग्रेजों ने छोड़ दिया और शुरू किया फूट डालो और राज करो। और इसी के बाद भारत में सांप्रदायिकता का उदय भी। ठीक है, वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। 57 के संग्राम की इस कथा को मैंने आपको सुनाया, जिसमें कारण बताया, विद्रोह का प्रसार बताया। देखिए, ये सब बहुत बड़े टॉपिक हैं और जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो 2-3 दिन लग जाता है। उसको एक लेक्चर में समेटना कोई संभव नहीं कि एक लेक्चर में हम पूरा 57 का संग्राम समेट देंगे। आपके मन में एक वैचारिक रुझान पैदा करना हमारा मूल उद्देश्य है और उसके तहत मैं कुछ गूढ़ रहस्यों को बताता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर निकल जाता हूं और ना मेरा कभी उद्देश्य ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा उद्देश्य नहीं, कभी भी ना होगा। आपको गूढ़ ज्ञान जरूर मैं देता हूं, बिल्कुल देता हूं और हमेशा देता हूं। ठीक है, एक नए लेक्चर में हम लोग फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।